गाइज कोविड लॉकडाउन के चलते काफ़ी सारे फाइनेंशियल रिलीफ मेजर्स अनाउंस हो रहे हैं कंट्री में। कभी आरबीआई अनाउंस कर रही है उनको, तो कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर अभी तक कोई भी रिलीफ मेजर ऐसा नहीं था जो उन एमएसएमईज को सपोर्ट कर सके जो ऑलरेडी अपना लोन्स डिफॉल्ट कर चुकी थी लॉकडाउन से पहले ही। ऑब्वियसली ऐसे एमएसएमईज की जो फाइनेंशियल हेल्थ है अभी वो और ख़राब हो गई होगी लॉकडाउन के कारण। तो फाइनली अब गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम अनाउंस कर दी है और उसको हम फुल डिटेल्स में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बट वो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि कुछ लोग इसको एक प्रीवियसली अनाउंस्ड स्कीम के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं, जिसका नाम था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS। वो भी आत्मनिर्भर पैकेज के अंडर ही अनाउंस की गई थी और एमएसएमईज के लिए थी। बट उसमें सिर्फ वो एमएसएमईज इंक्लूडेड थे जिनके जो डिलेज हैं, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए जो उनके ओवरड्यूज चल रहे हैं वो सिर्फ अप टू 60 डेज थे। अब अगर 60 डेज से ऊपर किसी के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट जो है वो ओवरड्यू चल रहा है, या फिर वो 90 डेज ओवरड्यू होने के कारण एनपीए हो चुका है ऑलरेडी, तो ऐसे एमएसएमईज को अब इस स्कीम के अंडर इंक्लूड किया है। अब इस स्कीम का नाम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट। तो काफ़ी बढ़िया सा एकदम टेक्निकल सा जार्गन वार्गन मार के ये नाम बनाया है गवर्नमेंट ने। पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस चैनल पे आ गए हो इस वीडियो को देखने के लिए, तो ये वीडियो देखने के बाद ये पूरी स्कीम आपको एक बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में समझ आ जाएगी और मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रहेगा। और अगर डाउट रहे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। तो बात करते हैं अगर इस स्कीम की, तो पहले तो ये बता दूं कि ये स्कीम का जो स्कीम डॉक्यूमेंट है वो भी उसके नाम की तरह ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए उसको एक आसान भाषा में समझना बहुत ज़रूरी है। पर एक बार अगर उसे समझ लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि बेनिफिशियल तो रहने वाली है ये स्कीम। रीज़न बीइंग कि इस स्कीम का जो पैसा इवेंचुअली एमएसएमई में जब डलने वाला है तो ये डेट की तरह नहीं डलने वाला है, इक्विटी की तरह डलने वाला है। एक तरह से बोल सकते हैं कैपिटल की तरह डलने वाला है। कैसे डलने वाला है वो कवर करूँगा इस वीडियो में। पर कैपिटल डलने से, जैसा कि आप समझते हैं, आपकी फर्म की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाएगी। फ्यूचर में भी लोन्स लेने के लिए आपकी बैलेंस शीट की कैपेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा ये कि इसका टेन्योर जो है वो एज हाई एज 10 ईयर्स तक अलाउ किया है, मैक्सिमम टेन्योर, और उसमें भी मैक्सिमम मॉरेटोरियम पीरियड 7 ईयर्स तक रखने की इजाज़त दी है। यानी कि 7 साल तक सिर्फ इंटरेस्ट सर्विस करते हुए भी निकाले जा सकते हैं और प्रिंसिपल जो है वो फिर एंड के 3 साल में देना होगा। एंड उसी के साथ साथ और बेनिफिट्स हैं कि इसमें जो 90% तक का गारंटी है वो गवर्नमेंट से आने वाली है। तो इसके लिए बैंक्स इसमें काफ़ी लीनियंसी बरत सकते हैं। आप भी आपके बैंक्स को पुश कर सकते हैं कि वो थोड़ा लीनियंटली आपके ये लोन्स को इवेल्युएट करें। तो अगर इसको मोटा मोटा हम देखें तो ये कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ एक रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज ही निकाल दिया है गवर्नमेंट ने एमएसएमईज़ के लिए, स्ट्रेस्ड एमएसएमईज़ के लिए। बस इतना ही फ़र्क है कि नॉर्मल रीस्ट्रक्चरिंग में गवर्नमेंट का गारंटी नहीं मिलता है, पर इस टाइप की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अगर हम जाते हैं तो बैंक्स को 90% तक का गारंटी कवरेज मिल रहा है गवर्नमेंट से। तो ये बैंक्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है एंड ऑब्वियसली एमएसएमईज़ के लिए तो अच्छी बात है ही। एंड इस वीडियो में हम स्कीम रिलेटेड तो सारी चीज़ें कवर करेंगे ही, जैसे कि एलिजिबल लेंडर्स कौन रहने वाले हैं, एलिजिबल बोरोअर्स कौन रहने वाले हैं, कौन से एमएसएमईज़ हैं जिन पे ये एप्लीकेबल होने वाला है, देन इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है, टेन्योर क्या होने वाला है, मॉरेटोरियम क्या होने वाला है, कोई फ़ी लगने वाली कि नहीं इस लोन पे, सिक्योरिटी क्या होने वाली है। तो ऐसे कई सारे पैरामीटर्स तो हम कवर करेंगे ही, पर इसी के साथ साथ मैंने वीडियो के एंड में कुछ इस चीज़ के रिलेटेड गाइडेंस और टिप्स भी दिए हैं कि आपके एमएसएमई को इस बेनिफिट के मिलने के चांसेस बढ़ाए कैसे जा सकते हैं। क्योंकि प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो फैसिलिटी है वो ऐसा फ्लैट सारे एमएसएमईज़ के लिए अवेलेबल नहीं है कि जो भी SMA 2 या NPA हो रखे थे वो सबको ये लोन मिल ही जाएगा, ऐसी कोई गारंटी स्कीम में नहीं दी है। तो आपको आपके फर्म की वायबिलिटी जो है वो थोड़ी सी अपने बैंकर को समझानी पड़ेगी। तो इससे रिलेटेड बात भी एंड में किए। इसके लिए रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि पूरा आपको समझ में आए। एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो ग्रेट गाइज, लेट्स डाइव इनटू फुल डिटेल्स ऑफ दिस स्कीम। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके नाम के साथ। इसका पूरा नाम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट। अब ये सबऑर्डिनेट डेट जो टर्म है इसका एग्जैक्टली क्या मीनिंग है उसको हम थोड़ी देर में कवर करेंगे वीडियो में। एंड और बता दूं आपको कि ये स्कीम जो है वो फ्रेम की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई द्वारा, और इसको ऑपरेशनली जो बॉडी हैंडल करने वाली है उसका नाम है CGTMSC, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। ये एक बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड सिडबी ने साथ में मिलकर बनाई है, और ये लोग ही ऑपरेशनली स्कीम को हैंडल करने वाले हैं। और इस स्कीम में हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ट्रस्ट को 4000 करोड़ एलोकेट भी कर दिया है, और ओवरऑल जो स्कीम का अमाउंट डिसाइड किया गया है CGTMSC ने वो है 20,000 करोड़, यानी इतने के गारंटीज जो है वो ये बॉडी इशू करने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबल लेंडर्स की, यानी कि वो कौन से लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके ऊपर ये स्कीम अप्लाई होगी।
तो अभी के लिए दिस हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स SCBs में आपके सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ गए, आपके सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ गए और सारे फॉरेन बैंक्स भी आ गए। हाँ, इसके अलावा जो NBFCs हैं या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं वगैरह वगैरह, वो सब पे लागू अभी तक ये नहीं है। अभी तक नहीं है, फ्यूचर में अगर हो जाती है तो वो अपडेट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा, बट एज ऑफ नाउ सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को ही ये चीज़ एप्लीकेबल है। तो गाइस अब बात करते हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ बोरोवर्स, कि वो कौन से MSMEs हैं जो इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले क्राइटेरिया तो यही दिया है कि दो शुड बी MSMEs एज डिफाइंड अंडर द MSME एक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, MSME एक्ट में फर्म्स के इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और एनुअल टर्नओवर के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज में MSMEs को डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपकी जो फर्म है वो उन पैरामीटर्स के हिसाब से MSME कैटेगरी में क्लासीफाई करनी चाहिए। और आपको ये भी बता दूं कि हाल ही में MSME एक्ट में भी MSMEs के डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज किया गया है और RBI ने अभी 2 जुलाई 2020 को उसे नोटिफाई भी किया है। तो ये सारा जो डिटेल्स है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगा, तो वो भी आप ओपन करके रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो में उसको फिलहाल के लिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं सेकेंड क्राइटेरिया पे, वो ये है कि एज ऑफ 31 मार्च 2018, ध्यान से सुनिएगा, 31 मार्च 2018 को जो फर्म है MSME फर्म जो अप्लाई कर रही है इस बेनिफिट के लिए, उसका अकाउंट जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसका लोन अकाउंट। यानी कि 31 मार्च 2018 को अगर वो डिफ़ॉल्ट NPA कैटेगरी में है तो फिर वो एलिजिबल नहीं रह जाएगा। और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और 2019-20 में वो फर्म जो है उसके रेगुलर ऑपरेशंस चालू रहने चाहिए। अब चाहे वो NPA की तरह ऑपरेशंस चालू थे या एक स्टैंडर्ड अकाउंट की तरह चालू थे, पर ऑपरेशंस जो है वो फर्म के चालू रहने चाहिए। तो एग्जांपल के लिए बता दूं कि अगर आपकी एक प्लास्टिक पैकेजिंग बनाने की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, तो वो जो फैक्ट्री है वो फाइनेंशियल ईयर 19 और फाइनेंशियल ईयर 20 में जो है वो ऑपरेशनल रही होनी चाहिए, उस पर ताला नहीं लगा होना चाहिए, तो ही वो एलिजिबल रहेगी। हालांकि वो ये दो फाइनेंशियल ईयर्स में चाहे वो SMA 1-2 रही हो या वो NPA रही हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्राइटेरिया पे, तो वो है कि ऐसी एलिजिबल फर्म को SMA 2 या NPA क्लासीफाइड होना चाहिए एज ऑन 30 अप्रैल 2020। तो लॉकडाउन लगा था कुछ 24-25 मार्च 2020 के आसपास, और इसमें काफ़ी रिलैक्स्ड क्राइटेरिया दिया है कि एज ऑफ 30 अप्रैल 2020 अगर आप SMA 2 यानी कि आपके जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट्स हैं वो 60 डेज से ऊपर ओवरड्यू हो चुकी हैं, और या फिर वो 90 डेज टच कर गई हैं तो आप NPA हो चुके हो, तो इन दोनों कैटेगरीज में ही अगर आपकी फर्म है तो ही वो एलिजिबल होएगी इस बेनिफिट के लिए। प्रोवाइडेड, अगेन अभी एक बहुत ही प्यारा सा कैच डाला है इसके अंदर, प्रोवाइडेड कि ऐसी फर्म एलिजिबल है एज पर द रीस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइंस ऑफ RBI ऑल्सो। तो RBI ने कुछ रीस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइंस भी निकाले हुए MSMEs के लिए, जिसपे रिसेंट अपडेट अभी जनवरी और फरवरी 2020 में ही आए थे। तो उसमें भी कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि जो लोन अमाउंट्स है फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स मिला के ऐसे MSMEs के, वो 25 करोड़ से नीचे होने चाहिए। देन GST रजिस्टर्ड होने चाहिए ऐसे फर्म्स। तो अगेन वो रिस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइंस का भी जो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं और इस पर और बेटर अंडरस्टैंडिंग पा सकते हैं। और फिर कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर एक फर्म है जो फ्रॉड या विलफुल डिफॉल्टर की तरह क्लासीफाइड है तो वो इसके अंदर कवर नहीं होगी। तो विलफुल डिफॉल्टर यानी कि ऐसा कोई फर्म जिसमें लोन डिफॉल्ट हुआ था और उसका रीज़न ये पाया गया था कि जो उसके प्रमोटर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उन्होंने वो फंड्स को डाइवर्ट कर लिया था कुछ दूसरे पर्सनल यूज़ के लिए, या फिर कुछ फ्रॉड किया है, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग किया है। तो अगर ऐसा कुछ भी इलीगल कारण से डिफॉल्ट हुआ है लोन में, तो वो फर्म्स इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। एंड इस स्कीम के FAQs में एक चीज़ पे क्लैरिफाई किया है गवर्नमेंट ने कि अगर कोई MSME अकाउंट है जहाँ पे कोई लीगल या रिकवरी प्रोसीडिंग्स चल रही है वेरियस एक्ट्स के अंदर, जैसे कि सार्फेसी एक्ट के अंदर या फिर DRT डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के अंदर कुछ चल रहा है, या कोई भी और एक्ट के अंदर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं लोन रिकवरी की, तो इवन वो फर्म्स भी एलिजिबल हैं इस बेनिफिट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये मैं इसके लिए इतना स्ट्रेस करके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आपके राइट्स पता रहें। और अगर कोई भी बैंक आपको इसके लिए ये बेनिफिट देने से मना कर रहा है कि चूंकि आपके अगेंस्ट ऑलरेडी लोन प्रोसीडिंग्स चालू हैं या ऑलरेडी आप तो NPA हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस यू आर एलिजिबल। तो गाइज एक बार ये समझ लिया कि कोई MSME एलिजिबल है या नहीं, तो उसके बाद अगला सवाल ये आता है कि अगर वो एलिजिबल है तो क्या अमाउंट के लिए एलिजिबल होने वाली है और ये लोन का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो स्ट्रक्चर की बात क्यों करी मैंने, क्योंकि इस स्कीम में इट्स नॉट एज सिंपल कि जो भी लोन का एलिजिबिलिटी है वो बैंक सीधे इस फर्म को दे देगी, नहीं।
इस स्कीम के अंडर बैंक ये लोन अमाउंट उन फर्म्स के प्रमोटर्स को, ओनर्स को देंगी। तो कैसे वर्क करेगा कि ओनर्स ये लोन लेने के बाद उनको ये अमाउंट अपने फर्म में, अपनी कंपनी में इन्फ्यूज़ करना है। अब जब भी प्रमोटर्स अपनी बिजनेस में कोई भी अमाउंट इन्फ्यूज़ करते हैं तो उसके दो तरीके हो सकते हैं कि या तो वो उसको इक्विटी की तरह इन्फ्यूज़ कर दें, यानी कि कैपिटल की तरह, उनका कैपिटल बेस बढ़ जाए, और दूसरा तरीका होता है कि वो अपने बिजनेस को एक लोन दे दें। तो जनरली अनसिक्योर्ड लोन्स के नाम से एक एंट्री हमें दिखाई देती है कंपनीज के बैलेंस शीट में, जो कि डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स खुद ही अपनी कंपनी को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्म्स एक्सेप्टेबल हैं इस स्कीम में। तो ऐसा कोई इसमें रूल नहीं है कि ये जो पर्सनल कैपेसिटी में प्रमोटर को लोन मिला वो इक्विटी की तरह डालना ही डालना है, उसको क्वाजी इक्विटी यानी कि डेट की तरह भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे उस टर्म का मतलब समझ लेते हैं, सबॉर्डिनेट डेट। तो सबॉर्डिनेट डेट वो डेट होता है जो एक प्राइमरी डेट के नीचे रैंक करता है। तो फॉर एग्जांपल 1 मिनट के लिए अगर ये स्कीम की बात छोड़ दें तो जनरली भी बैंक जब कई बार किसी कंपनी को लोन देती हैं जिनका कैपिटल बेस थोड़ा सा कम रहता है, तो उसमें वो एक कंडीशन स्टिपुलेट करते हैं कि जो प्रमोटर्स है कंपनी के, उनको एक एक्स अमाउंट अनसिक्योर्ड लोन्स की तरह इन्फ्यूज़ करना है अपनी कंपनी में, और वो अनसिक्योर्ड लोन्स सबॉर्डिनेटेड रहेंगे बैंक के डेट के सामने। तो उसका मीनिंग है कि जब तक वो बैंक का डेट उस कंपनी में पूरा रीपे नहीं हो जाता तब तक कंपल्सरीली उन प्रमोटर्स को वो अनसिक्योर्ड लोन्स कंपनी में मेंटेन ही रखने पड़ेंगे, वो निकाल नहीं सकते उसको वापस से। और अगर वो निकाल लेते हैं तो वो एक इवेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट, वो सैंक्शन टर्म्स का ब्रीच कहलाया जाएगा, और बैंक अपने सैंक्शन टर्म्स के हिसाब से उसके ऊपर पेनल्टी, इंटरेस्ट या जो भी एक्शन लेना चाहे वो ले सकती है। तो काफ़ी सीरियस कंडीशन होता है ये। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इस स्कीम में ऐसा कह दिया गया है कि ये सबॉर्डिनेट डेट की तरह ये प्रमोटर लोन से मिले हुए इस पैसे को फर्म के अंदर डालेगा, ताकि फर्म का जो है कैपिटल बेस बूस्टअप हो जाए और उससे बिजनेस एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले। अब बैंक्स बिल्कुल ही ऑब्वियसली बैंक्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली कि वो ये इंश्योर कर रही होंगी कि ये जो पैसा प्रमोटर लेवल पे जाता है वो फ्लो होकर फर्म में, कंपनी में आए ही आए। तो ये भी बैंक्स को इंश्योर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। तो प्लीज़ इंश्योर कि पैसा टेम्परली भी और कहीं घूमे ना, ये डायरेक्टली जो है आपके कंपनी में ही फ्लो करे। अब उसके आगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एज अ बोरोवर आपको पता होना ही चाहिए, इसमें क्लियरली लिखा है स्कीम में कि बैंक्स आपको ये नहीं स्टिपुलेट कर सकते या ये नहीं फोर्स कर सकते कि आप ये अमाउंट यूज़ करके आपके एग्जिस्टिंग जो आउटस्टैंडिंग डेट हैं, जो ऑब्वियसली ओवरड्यू में चल रहे होंगे क्योंकि आप एक स्ट्रेस्ड एमएसएमई है, तो उनको रीपे कर दे। तो कई बैंक्स ये सब भी ट्राई करते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ये स्कीम में सब कुछ डाल देती है। तो आप भी एज अ बोरोवर अवेयर रहें, सतर्क रहें कि अगर ऐसा कोई बैंक ऐसा कंडीशन डाल रहा है तो वो ब्रीच में है इसके। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ योर राइट्स एंड उसको आप पुश बैक करें, बिकॉज ये पैसा एक नए पैसे की तरह आपके बिजनेस को मिलना चाहिए जिससे आप कुछ नया काम कर सके आगे, लाइक कोई नया रॉ मटेरियल खरीद सके या जो भी आपका काम अटका हुआ है लॉकडाउन के कारण उसमें इन्वेस्ट कर सके। तो ये इसका स्पिरिट है इस फैसिलिटी का। अब इसमें एक और जो पॉइंट है ये कि ये लोन एक सेपरेट अकाउंट की तरह वर्क करेगा, सेपरेट लोन अकाउंट की तरह। तो ये आपके किसी भी एग्जिस्टिंग लोन में ऐड नहीं किया जाना चाहिए या कुछ भी आपके एग्जिस्टिंग टर्म से इसका लेना देना नहीं होना चाहिए। ये आपके एक न्यू सेपरेट लोन अकाउंट की तरह क्रिएट होना चाहिए और उसी में ऑपरेट होना चाहिए। एंड उसके बाद अब बात आती है कि लोन अमाउंट की एलिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम समझ लेते हैं। तो लोन अमाउंट की एलिजिबिलिटी है इसमें कि प्रमोटर को अप टू 15% ऑफ हिज स्टेक इन हिज कंपनी दिया जाएगा। और ये स्टेक को डिफाइन कैसे किया गया है कि जो भी एक प्रमोटर ने एज ऑन डेट इक्विटी या डेट के तरीके से अपनी कंपनी को कोई भी पैसा दे रखा है वो उसका स्टेक कहलाया जाएगा। तो एक एग्जांपल से अगर समझें, एक मिस्टर ए है जिसने अपनी कंपनी में 50 लाख इक्विटी की तरह इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि उसने शेयर्स खरीदे हुए 50 लाख के, शेयर होल्डर है वो टू दैट एक्सटेंट, एंड एडिशनल 50 लाख उसने एक अनसिक्योर्ड लोन दिया हुआ है अपनी कंपनी को। तो फिर उसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, बेसिकली ओवरऑल उसने अपनी जेब से अपनी कंपनी में कितना पैसा लगाया हुआ है, 1 करोड़। तो सिंपल सी बात है, ये 1 करोड़ जो है वो उसका स्टेक हो गया फॉर द डेफिनेशन ऑफ दिस स्कीम, और इस स्टेक के ऊपर का 15% जो है वो उस प्रमोटर को मिल सकता है विद अ कैप ऑफ 75 लैक्स। तो ये 15% अगर 75 लैक्स के ऊपर जाता है तो उसको मैक्सिमम 75 लैक्स मिलेगा, और नहीं तो जो एक्चुअल अमाउंट है 15% का वो उसको मिल जाएगा। तो हमारे एग्जाम्पल में अगर बात करें तो 1 करोड़ का टोटल स्टेक होता है, तो उसका 15% आता है 15 लाख। तो ये 15 लाख जो है वो एलिजिबल है प्रमोटर अपने पर्सनल कैपेसिटी में लेने के लिए, और फिर ये लोन एज इट इज़ जो है प्रमोटर को वो, जैसा कि मैंने समझाया, उसको अपने कंपनी में इक्विटी या फिर सबॉर्डिनेट डेट की तरह इन्फ्यूज़ करना है।